वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने ना लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो है क्लास कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा उसी टॉपिक में हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो ये 18 टॉपिक है जो हमारा सिलेबस है उसका लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आपको कोई और टॉपिक करना है अपनी मर्जी से, पहले जो भी टॉपिक आपको करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि मैडम अब हमें ये टॉपिक करवा दो, तो कल मैं उसकी क्लास ले लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं तो करवा ही रही हूँ। ठीक है ना। चलिए, और वही बात बेटा, पेपर आने वाला है, 1 महीना हमारा रह गया है, मई का 1.5 महीना लगा लो। 26 जून को हमारा एग्ज़ाम है मैथ का। ठीक है, 26 जून को मैथ का, और उससे पहले शायद 21 जून को जो हमारा 21 या 22 जून को शायद जो 50 नंबर का होता है वो है। ठीक है, तो अगर आपको जो हमारे टोटल चैप्टर रहते हैं 30 चैप्टर 11th और 12th के जो कंबाइन है, अगर उनका फॉर्मूलोज का PDF आपको फॉर्मूला का जो PDF है वो अगर आपको चाहिए रैपिड रिवीजन के लिए तो आप वो बाय कर सकते हैं। ओनली उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे अब अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे DSSB का जो TGT का होगा, PGT का होगा, उनमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। STET का, EMRS का, KVS का, NVS का, TGT PGT के लिए बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप वो पेड कर सकते हैं, मतलब आपको अगर लेना है फॉर्मूला तो आप ले सकते हैं रैपिड रिवीजन के लिए। ठीक है, ओनली फॉर्मूलाज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो भी सिर्फ ये है कि पेपर से 2 रात पहले हमने वो फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लिया, तो बार बार मतलब बुक उठा के आपने नोट्स उठा के देखने की, पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे के सारे इकट्ठे फॉर्मूला हमने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला, और मैं क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करवा ही रही हूँ। डेली कंसेप्ट के 10-10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा। ओके बच्चों, चलिए फर्स्ट जो हमारा आज की क्लास है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब जैसे नाम से ही हमको पता है, लीनियर का मतलब होता है एक। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक, और प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग करना। मान लो हमें कोई वस्तु है, मतलब कोई चीज़ है, हमने जो है वो बेची है, खरीदी है, कोई मतलब हमने उसका क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना उसकी कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, उस कॉस्ट को उसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करना ही प्रोग्रामिंग हमें कहलाता है। ठीक है, ये लीनियर का मतलब एक यानी कि सिंगल। देखिए अब इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, द टर्म प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग एंड इट रेफर ए पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंगस्ट सेवरल अल्टरनेटिव फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग है। और लीनियर हमारा क्या है, मीन्स दैट ऑल इन इक्वेशन, और इक्वेशन जो भी इनइक्वालिटीज़ है, मतलब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वेशन जो इक्वल टू, यूज़ द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए हम लीनियर का यूज़ करते हैं। लीनियर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ एक, मतलब एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीनियर है वो क्या करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो करता है डील विद ऑप्टिमाइजेशन को डील करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, इन दोनों का कंबाइन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन उसका करना। ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू ए नंबर ऑफ कंडीशन ऑन द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन इन वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, आई बात समझ में क्या करना है, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अगला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या कहती है। देखो इसका एग्जांपल हमारे पास ये है, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या कहता है, मान लो हमने एक फर्नीचर डीलर मेक्स 2 प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज दैट ए फर्नीचर डीलर मेक्स, फर्नीचर के डीलर के पास गए जो फर्नीचर के 2 प्रोडक्ट बनाता है, क्या, चेयर और टेबल। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज डन ऑन 2 मशीन्स। ठीक है, 2 मशीन्स वो डन करता है, ए और बी, उसको नाम दिया। ठीक है, उसके बाद जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है चेयर को, बी जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, टेबल को। तो ए चेयर रिक्वायर्स 2 आवर ऑन मशीन ए एंड 6 आवर ऑन मशीन बी। तो क्या कहता है ये, जो एक चेयर है आइटम, मतलब मशीन है टोटल ए मशीन, सॉरी इसको ए मशीन नाम दिया है, इसको बी मशीन नाम दिया है। इसमें हमारे पास क्या है, ए मशीन तो जो है चेयर को बनाने में 2 घंटे लेती है। ठीक है, बी मशीन चेयर को बनाने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, उसके बाद
4 घंटे वो लेती है टेबल बनाने में ए मशीन, और बी मशीन जो लेती है 2 घंटे लेती है टेबल बनाने में, ठीक है। तो देयर आर 16 आवर ऑफ टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए एंड 20 आवर ऑन टाइम मशीन बी। टोटल उनका टाइम कितना है, मशीन ए का तो है हमारे पास 16 और इसका है हमारे पास 20, ठीक है। प्रॉफिट गेंड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम ए चेयर एंड ए टेबल आर 300 एंड 500 रुपीज़। जो प्रॉफिट है वो हमारे पास चेयर पे इतना है 300 और जो टेबल है उस पर कितना है 500। द मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू नो द डेली प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो इसको मैक्सिमाइज करना है। देखो अभी सिर्फ इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस टाइप से हमारे पास बनेगी। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जो फर्नीचर है और जो चेयर है, फर्नीचर को तो हमने मान लिया क्या, फर्नीचर को तो हमने मान लिया वाई, जो टेबल है उसको तो मान लिया हमने वाई, और चेयर को मान लिया हमने एक्स, ठीक है, एक्स और वाई। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। अब चेयर हमने मानी एक्स, टेबल हमने माना वाई। तो मशीन ए चेयर पे कितना टाइम लेती है 2 घंटे, और मशीन बी चेयर पे कितना लेती है 6 घंटे। तो ये हो गया 2x प्लस 6x, मतलब प्लस नहीं आएगा, 2x ये हो गया और 6x ये हो गया। यहाँ से टेबल कितना है 4 घंटे और यहाँ से 2 घंटे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस 4y। और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि 16 आवर। मशीन बी 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 आवर। और क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो जेड हमारे पास ये हो जाएगा मैक्सिमाइज 300x प्लस 500y, ठीक है। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो ये कंडीशन है हमारे पास। मैक्सिमाइज के लिए लेस देन इक्वल टू का हमारे पास साइन आएगा। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद किसको, और ये कभी भी वही बताया था मैंने, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही आ जाएगा। इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ये कंडीशन आएंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा, और हमें इस टाइप से हमें ये वैल्यूज़ बताने की कौन सी कंडीशन हमारे पास बनेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है, क्या कहता है, देखो ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस CnXn। C1 C2 तो Cn हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, ये हमारे पास x क्या है, वेरिएबल है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखाना है वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास क्या होते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये A11 x1, A12 x2, A13 x3, इस टाइप से। ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू B1 B2 मतलब B3, ऐसे चलेंगे, ठीक है। इसको अब कैसे लिखना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन डिस्ट्रीब्यूशन को, जेड को जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसको तो हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कॉलम में, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये हमारे पास कॉलम है, ये रो है, तो इसको हम लिखेंगे कॉलम में और ये हम लिखेंगे रो में, ठीक है। उसके बाद जो ये है A11 A12 A13, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और जो वेरिएबल है उसको हम ऐसे लिखेंगे x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू B1 B2 Bn, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका हमारे पास ये है। तो ऑप्टिमाइजेशन किसको करना है, जेड को। जेड इज इक्वल टू हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, CX टाइप की यहाँ पे मैट्रिक्स होगी। C हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी, X हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। जो सब्जेक्ट 2 बनेगा वो बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगी मैट्रिक्स A, और ये हो जाएगा X, और ये हो जाएगा B। इसको नाम दे दिया AX इज इक्वल टू B कैपिटल B, ठीक है। अब ये AX क्या है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, मतलब B ऐसे, AX क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू B हो सकता है, और AX हमारे पास क्या है, इक्वल टू B हो सकता है, ठीक है। X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके बाद है वे हर C हमारे पास ये है, X हमारे पास ये है, और A हमारे पास ये, सबको पता है इसकी वैल्यू। कुछ एक डेफिनेशंस हैं, ये भी हमारे पास इसी टाइप से हमारे पास गिवन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बता दिया है, जेड की फॉर्म में जो होता है, जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बाधाएं, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं। द इन इक्वेशन और इक्वेशन इज द वेरिएबल of a LPP which describe the condition under which the optimization to be accomplished are called constant, जो less than equal to greater than equal to की फॉर्म में होता है, ठीक है। नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, these are the constraint which describe that the variable involved in LPP are नो नेगेटिव, मतलब नो नेगेटिव x और y जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो होने चाहिए, वो हो गए नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो मैथमेटिक फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेप गिवन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। देखिए लेवल 1, इसमें टाइप है हमारे पास 3 टाइप हैं, तो तीनों टाइप क्या कहती हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम, वो क्या होती है हमारे पास, देखो इसमें भी पहले हमने सीधा यही बनाना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करेगा, मतलब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो देखो ए फैक्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट P1 एंड P2, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 आवर फॉर मोल्डिंग, 3 आवर फॉर ग्राइंडिंग एंड 4 आवर फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, मोल्डिंग ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए इतना इतना टाइम ले रहा है P1, फिर सेम P2 लेगा। फिर उसके बाद इसने क्या बोला, देखो मोल्डिंग के लिए कितना टाइम लिया इसने 2 आवर, फिर लिया 3 आवर, ग्राइंडिंग के लिए पॉलिशिंग के लिए 4 आवर, सेम ऐसे P2 ने लिया 4 2 और 2। अच्छा, उसके बाद द फैक्ट्री हैज़ मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 20 आवर्स, ग्राइंडिंग मशीन फॉर 24 आवर और पॉलिशिंग मशीन फॉर अवेलेबल फॉर 13 आवर, यानी कि कैपेसिटी उसने बताई है कि कितनी इसकी कैपेसिटी 20 24 और 13। उसके बाद दी प्रॉफिट इज़ 5 पर यूनिट P1 पे प्रॉफिट 5 का और P2 पे प्रॉफिट हमारा कितना 3 का। ठीक है, P2 पे कितना हमारा 3 का। उसके बाद फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वही बात, अब एक एक्स वाई और उसमें हमारे पास कंडीशन चलेंगी एक्स और वाई में। तो ये हो जाएगा, हमने मोल्डिंग के लिए मान लिया एक्स, ग्राइंडिंग के इसके ये हमारे पास हो गया P1 के लिए एक्स और P2 के लिए वाई। ठीक है, एक्स और वाई, तो ये होगा 2x + 4y, 3x + 2y, 4x + 2y। कैपेसिटी इसने हमारे पास बता रखी है 20 14 24 और 13, यानी कि मैक्सिमाइजेशन लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, 3 हमारे पास ये कंडीशन हो गई। मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को, 5x + 3y, तो हमारे पास जो ये कंडीशन है ये बनेगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 24 13 और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो मैक्सिमाइज करना है वो किसको करना है, 5x + 3y को। ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 डाइट प्रॉब्लम। अब इसमें इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, डाइट प्रॉब्लम में जैसे किसी को हमने विटामिन ए की गोलियां दी, किसी को सी की गोलियां दी, किसी को PCM दिया, किसी को कुछ मतलब कुछ भी टैबलेट दी, किसी को इंजेक्शन लगाया, मतलब इस टाइप से फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। डाइट मतलब खाने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डाइट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे देखिए ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ ए फूड इन सच ए वे द विटामिन कंटेंट ऑफ द एटलीस्ट 8 यूनिट, एटलीस्ट बोला है अब इसने, ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन ए की 2 और विटामिन सी की 1। उसके बाद फूड आई, ये आई कंटेन कर रहा है 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ 2 kg और 1 kg। उसके बाद इसने क्या बोला है, विटामिन सी, अच्छा ये सेकंड में 1 यूनिट और 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसने ये 8 यूनिट, तो एटलीस्ट 8 यूनिट ये है और एटलीस्ट 10 यूनिट ये इधर है रिक्वायरमेंट जो इसने बोली है एटलीस्ट वाली। ठीक है, यही हमें बताएगी, लेस देन इक्वल टू करना है या ग्रेटर देन इक्वल टू हमें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस्ट ₹50 तो आई के लिए है और 70 हमारे पास 2 के लिए है, तो 50 और 70 जो कॉस्ट है। ठीक है, तो जेड हमारे पास क्या हो गया, जेड हमारे पास हो गया 5x + 7y। अब उसके बाद ये हो गया 2x + y। अब इसने बोला एटलीस्ट, अभी मैंने बताया था जब एटलीस्ट आ जाए तो वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट जब आ जाए एट मोस्ट वो होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट है तो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। याद रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कम भी हो सकता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, आई बात समझ में, जहाँ पे भी एटलीस्ट हो वहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सब्जेक्ट होगी, और ये सबको सोल्व करना ही आता है। एक्स और वाई की यहाँ पे पहले अलग अलग 2x + y अभी पीछे किया है हमने, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में x + 2y = 10। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जो लाइन आएंगी
वहाँ से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन हो जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो एक्स की वैल्यू आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी, वो सीधा उठा के इसमें पुट कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, मिनिमाइजेशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सारे पॉइंट्स पुट करने हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब जैसे नाम से ही पता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ टू प्लेसेस पी एंड क्यू। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द थ्री डिपो सिचुएटेड ए बी सी। थ्री डिपो है हमारे पास, ए बी और सी, ए बी और सी। The weekly requirement of the depot are represented by 554 unit of the commodity, while the production capacity of the factory at PQ 86 unit और the cost of transportation per unit is given below। ये हमारे पास given है जैसे, ठीक है, cost हमारे पास A B C given है, PQ हमारे पास एक given है पॉइंट। तो अब देखो कैसे करना है। तो हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज क्या हो, मिनिमम हो। तो फॉर्मुलेट दी अबोव सिस्टम। तो देखिए डिपो ए में कितने यूनिट है, 5। ठीक है, उसके बाद डिपो बी में भी कितनी यूनिट है हमारे पास, 5, और डिपो सी में भी हमारे पास कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। ये सब गिवन है, देखो ए बी और सी लिख रखा है, 5, 5 और 4 ये हमारे पास यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसने क्या बोला है, जो डिपो ए है फैक्ट्री की यूनिट कितनी है हमारे पास, पी और क्यू कितनी है, पी और क्यू की जो यूनिट है वो कितनी है, 6 और 8। देखो पी और क्यू की यूनिट 6 और हमारे पास कितनी है, 8 ही गिवन है। ठीक है, 6 और 8, तो ये हो गई हमारे पास पी फैक्ट्री क्यू की 6 यूनिट, फैक्ट्री पी की 8 यूनिट। ठीक है, ए बी सी बीच में लिखा, पी और क्यू हमारे पास ये हो गया। अब देखो उसके बाद इसने क्या बोला, कितने पैसे लगते हैं, 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, 10 रुपये क्यू, ए से क्यू तक की जो कॉस्ट है, ए से क्यू तक की कितनी है, ये लिख रखा है इसने, कितनी है, ए से क्यू तक की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये। फिर उसके बाद इसने बोला है क्यू से सी, क्यू से सी जाएंगे, क्यू से सी जाएंगे तो भी 10 रुपये हैं। ठीक है, क्यू से सी की सेम ऐसे ही, पी से सी और पी से ए, ये आगे हमारे पास कॉस्ट रुपये 16, 15, 10 और 10 ये गिवन है हमारे पास। अब मान लिया हमने एक्स यूनिट, ये मान ली पी से ए वाली क्या मान ली, एक्स यूनिट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ये वाई यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ठीक है, ये एक्स यूनिट और ये वाई यूनिट, ये दोनों हमें मान लिया एक्स और वाई यूनिट। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई क्यों क्या है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो कितनी है, 5, 5 और 4 है। ठीक है, तो 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई। अब उसके बाद जो ये वाली यूनिट होगी, ये क्या होगी, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाली क्या होगी, 6 माइनस 6, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी थी, 6 माइनस ये, क्योंकि ये है ना 6 माइनस ब्रैकेट का साइन, फिर 5 माइनस एक्स को और 5 माइनस वाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके हमारे पास ये यूनिट आ जाएगी। सेम इसमें ऐसे ही करना है। इसमें भी हमने क्या किया था, ये 15 है, तो देखो एक्स और वाई यूनिट हमने लेनी है, तो इन दोनों को तो हम ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई को, किस में से, ये और ये माइनस होगा किस में से, 8 में से, क्योंकि 8 हमारे पास गिवन है, ये फैक्ट्री पी यूनिट। आया समझ में। जब आप इसको देखेंगे ना तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे किया, डायग्राम के साथ और ये पॉइंट्स के साथ। ठीक है, अब इसने लिख दिया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब खोलेंगे 8x माइनस वाई ग्रेटर देन, नॉन नेगेटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कंडीशन सारी जो हैं ये इस टाइप से हमारे पास आ जाएंगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो मिनिमाइजेशन किसको करना है, x माइनस 7 पर वाई प्लस 190। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे, तो ये इस टाइप से हमारी कुछ इक्वेशन यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद सम डेफिनेशंस एंड रिजल्ट। डेफिनेशन और रिजल्ट हैं ये हमने अब किया है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो देखो ए सेट वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास,
called a solution of a LPP if satisfy the constraint of the LPP। ठीक है, अगर LPP का जो कंसनट्रेट है उसको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो उसका क्या हो जाता है, LPP का सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं, देखो Z गिवन है, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वैल्यूज पुट करके इसमें देखो जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहता है, ए सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xn इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इफ इट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट एंड नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ये हैं, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें और दूसरी कंडीशन क्या हो, उसकी रिस्ट्रिक्शन जो हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इनफिजिबल सॉल्यूशन में क्या कहता है, इफ डज नॉट सेटिस्फाई दी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को क्या है, सेटिस्फाई ना करे, उसका ये हमारे पास एग्जांपल है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, आर सॉल्यूशन ऑफ दिस LPP आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन, जैसे मान लो 2 और 3 5 और 0, ये हमने दो सॉल्यूशन लिए, आर फिजिबल सॉल्यूशन बिकॉज दिस सॉल्यूशन आर सेटिस्फाई नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिमेनिंग सॉल्यूशन आर इनफिजिबल। अब यहाँ पे देखो, मान लो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 मैंने यहाँ ली, तो माइनस का 6 और माइनस का क्या आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 30, ये हो गया माइनस का 7 और माइनस का 7 तो क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नॉन नेगेटिव के लिए हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर। आया बात समझ में? चलिए, उसके बाद है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, द कॉमन रीजन determined by all the constraints of a LPP is called the feasible region and every point in the region is a feasible solution। ठीक है, कितनी है, जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं LPP के वो फिजिबल रीजन कब होंगे, जब एवरी पॉइंट इन दिस रीजन इज ए, हर एक पॉइंट उस रीजन का क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या कहता है, इफ़ इट इज़ आल्सो ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमेशा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जा सके उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, कन्वेक्स सेट आपको पता है, सेट इज सेट टू बी कन्वेक्स इफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट लाइज इन इट, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्वेक्स हमारे पास सेट है। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज ए कॉन्वेक्स सेट। जितने भी LPP के फिजिबल सॉल्यूशन होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होंगे। ठीक है, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ LPP इफ इट एग्जिस्ट occurs at one of the extreme point of the convex polygon of the set of all feasible solution। ठीक है, ये फंडामेंटल एक्सट्रीम हमारे पास पॉइंट है। ग्राफिकल मेथड में पता ही है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट, ये मेथड है। ये कुछ ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है नहीं। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक हमारे पास एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल आप ट्राई करना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 12th क्लास के मैथ से लिए गए हैं ये सारे। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है, पॉइंटर इसमें वैल्यू पुट करनी है, वही मैंने बताया था, पॉइंट्स निकाल लो और जेड जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसमें पुट करो, जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमाइजेशन होगी और जो कम होगी वो उसकी मिनिमाइजेशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारी ये क्लास थी लीनियर प्रोग्रामिंग वाली वो हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि जो हमारा सिलेबस था उसका हमारा 18 जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट यहाँ पे कवर हो चुका है, जिसमें लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग था। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नोट्स के बारे में आप ज़रूर सोचना, फॉर्मूलोज के बारे में, क्योंकि एक बार लेने के बाद वो बार बार ही यूज़ होंगे। आप चाहे स्टडी कर लो या किसी भी बच्चे को आप पढ़ा लो, स्कूल में पढ़ा लो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन है, एक बार आप ज़रूर से भी ज़रूर ख़रीद के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके ये है टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। सिर्फ आपको याद करना है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने लिया है, आपको ऐसा लगेगा कि हमने खुद ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने वो बना रखे हैं। ओके।
चलिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको जैसा सही लगे आप ऐसा कीजिए। कोई क्वेश्चन ना समझ आए, कोई टॉपिक आपको ना समझ आए अब तक, तो मेरे को बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा अच्छे से करवा दूँगी, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जो आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है अपने सिलेबस में से तो आप मेरे को बता दीजिए, अदरवाइज़ फिर मैं वो करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।